अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी उम्र अभी 20 साल थी कि मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी कर दी। वो जैसी भी थी मगर मेरे लिए उसने अच्छा ही सोचा था। मेरे शौहर इंग्लैंड में अपनी फैमिली समेत रहते थे, सो मैं भी निकाह के 6 माह के बाद रुखसत होकर इंग्लैंड आ गई। मैं बुनियादी तौर पर एक घरेलू औरत थी मगर शौहर चाहते थे मैं जॉब करूं। अल्लाह ने मुझे 2 बच्चों से नवाज दिया। मेरी सास घर पे ही होती थी और बच्चों की देखभाल आसानी कर लेती थी। बड़ी बेटी हानिया 4 साल की और छोटी बेटी शानिया 6 माह की हुई थी। उन्हीं दिनों मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी मगर वो ज़ाहिर ना होने देती थी। अक्सर हानिया शिकायत करती कि दादू कमरे में किसी से बात करती हैं। मैं उसको चुप करवा देती कि फ़ोन पे बात कर रही होंगी। वक्त गुजरता गया और मेरी छोटी बेटी 2 साल की हो गई। उन दिनों सास बेहद बीमार हो गई, हत्ता कि वो किसी से बात करना भी छोड़ गई। मैं उस सूरत हाल से काफ़ी परेशान थी। डॉक्टर्स ने उनको अस्पताल में दाखिल कर लिया। मैंने स्कूल से छुट्टियां ले ली और घर और बच्चों के साथ सास का भी ख्याल रखने लगी मगर वो ना बच सकी और एक शाम खामोशी से इस दुनिया को छोड़ गई। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे पास बुलाया और इशारे से करीब आने को कहा। मैंने उनके मुंह के करीब जाकर सुना तो वो बोली, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रहना। उनकी आवाज में न जाने क्या था कि मैं लर्ज कर रह गई। शोहर से जिक्र किया तो बोले, अस्पताल से जाने का कहती होंगी। उनको अस्पताल और दुआओं से बहुत एलर्जी थी, इसलिए मैं भी यही समझ बैठी मगर मैं नहीं जानती थी कि वो हमसे क्या कहना चाहती थी। अगले दिन उनकी मौत से हमारा घर का घर अफसुर्दा हो गया। एक माह उनको पाकिस्तान लाने और तदफीन वगैरह में लग गया। वापस घर पहुंची तो नौकरी की फिक्र हुई। शौहर से बात की कि नौकरी छोड़ दी जाए तो वो बोले, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल में तुम होगी तो इनकी फिक्र नहीं होगी। मैं भी सोच में पड़ गई। हानिया तो मेरे साथ ही स्कूल जाती थी मगर शाइना भी छोटी थी, उसके लिए डे केयर का इंतजाम भी नहीं किया था। रोशन एक अच्छी औरत थी, उसके पास छोड़कर मैं पहले दिन स्कूल गई। तवील गैर हाजिरी के बाद काम का लोड था। आते आते शाम के 4 बज गए थे। बागम बाग बड़ी बेटी को लिए पड़ोसन के पास आई। देखा तो शाइना सो रही थी। बहुत शुक्रिया अदा किया। पड़ोसन ने चाय पे रोक लिया। चाय की तलब भी थी, सो मैं बैठ गई। उसका नाम सारा था और वो भी मुस्लिम थी। उसके 2 बेटे थे जो स्कूल जाते थे। सायरा ने बेबी स्ट्रा की तजवीज़ दी। वो कंपनी को जानती थी जहाँ से बेबी स्ट्रा की खिदमत हासिल की जा सकती थी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैंने फौरन राब्ता नंबर लिया। सारा ने मुझे बताया कि कंपनी में एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी जिसका नाम आलिया था। उसी को बुलाने का कहा क्योंकि सारा भी ज़रूरत के वक्त उसी को बुलाती थी। मैंने कंपनी को फ़ोन किया और आलिया को बेचने का कहा। कंपनी ने शाम 8 बजे का वक्त दिया। मैं बेचैनी से उसका इंतज़ार करने लगी। ठीक 8 बजे आलिया आ गई। वो एक सूझी हुई लड़की थी, उम्र 22 साल के लगभग थी। वो अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए नौकरी कर रही थी। आलिया का सारा बायोडाटा कंपनी ने बेच दिया था। मुझे भी वो एक मुखलिस लड़की लगी और मैंने उसे नौकरी पे रख लिया। जब उसे मालूम हुआ कि मैं उसे मुस्तकिल तौर पर रख रही हूँ तो वो बेहद खुश हुई और अगले दिन सुबह 8 बजे आने का वादा कर लिया। अगले दिन सुबह वो ठीक 8 बजे घर आ गई। शाइना उसे देखकर बहुत खुश हो गई। वो घर से जाना नहीं चाहती थी। अब एक खेलने वाला इंसान उससे मिल रहा था। वो जल्द ही दोस्त बन गई। मैं और मेरे शौहर बहुत मुतमिन हो गए और अपने अपने काम पे चले गए। शाइना एक खुश मिजाज बच्ची थी। वो 2 साल की हो गई थी और बहुत बातें करने लगी थी। पूरे घर में भागती दौड़ती फिरती। हानिया स्कूल से आ जाती तो दोनों मिलकर बहुत उधम मचाती थी। देखते ही देखते 1 माह गुजर गया और आलिया ने मेरा भरोसा जीत लिया। वो एक अच्छी और मुखलिस लड़की थी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी।
कई बार वो कुछ कहना शुरू करती मगर बात को छोड़ देती और खुदा हाफिज कहकर निकल जाती। मैंने सोचा शायद उसकी माँ ठीक नहीं तो छुट्टी लेना चाहती होगी। ये सोचकर मैंने अगले दिन उससे चाय पे रोक लिया। वो कप हाथों में लिए गुमसुम सी बैठी थी। मैंने खुद ही उससे पूछा कि सब खैरियत है। वो मुस्कुराई और सर हाँ में हिलाया। मैंने उसके हाथ में हाथ रखा और उसे यकीन दिलाया कि वो मुझसे कोई भी बात कर सकती है। वो चुपचाप मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में एक उलझन सी थी। वो बोली, ऊपर दाएं कमरे में कौन रहता है? मैं एकदम हैरान सी हो गई। वहां मेरी सास रहती थी। मैंने कहा, क्या बात है, बोलो। कुछ नहीं बेबी, वहां चली जाती है और बातें करती है, उसने बताया। मैं सोच में पड़ गई। वो इजाजत लेकर चली गई। रात को शोहर से ये बात की तो बोले, तुम भी क्या फजूल बातें सोचने लगी। शायना अम्मी से बहुत करीब थी, उनकी तस्वीर से बातें करती होगी। मुझे भी सुनकर सुकून सा हो गया। वाकई ही ऐसा था। अम्मा उससे बहुत लाड करती थी। अगले दिन मैंने आलिया को भी समझा दिया, वो भी मुतमिन हो गई। उस शाम हमारी शादी की सालगिरह थी। शौहर बहुत खुशगवार मूड में थे। उन्होंने एक फिल्म देखने का प्लान बना रखा था और खाना भी बाहर ही खाने वाले थे। मैंने आलिया से बात कर ली कि वो रात 11 बजे तक बच्चों के पास ही रुक जाए। हमारी कोशिश थी कि हम जल्द घर आ जाएंगे। वक्त मुकर्ररा पे आलिया घर आ गई। शाम के 6 बजे थे। बच्चियां टीवी पे कार्टून देख रही थी। मैंने आलिया को सब बात समझा दी कि बच्चियों को 8 बजे सोने के लिए ऊपर उनके कमरे में ले जाइए और खाना वो खा चुकी है। आलिया के लिए फ्रिज में खाना मौजूद था जो वो खा ले। एमरजेंसी के तौर पे वो मुझे या मेरे शोहर को फ़ोन कर सकती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं उसकी ज़िंदगी को दांव पे लगा कर जा रही हूँ। हमारे जाने के बाद आलिया ने दरवाजे बंद कर दिए और तमाम खिड़कियां भी चेक कर ली। बाकी के वाक़यात आलिया ने मुझे बताए। उसी के ज़ुबानी सुनिए। मिस्टर और मिसेस अहमद के जाने के बाद मैं बच्चियों के पास आ गई। उनका खेलने का मूड था, चुनाचे मैं उनके साथ रही। ठीक 8 बजे मैंने उनको दूध का गिलास देने के बाद सोने के लिए ऊपर उनके कमरे में ले गई। ऊपर के मंजिल पे 3 बेडरूम थे। दाएं जानब पहला कमरा मिसेस अहमद की सास यानी हानिया की दादी अम्मा का था। दूसरा मास्टर बेडरूम था जो वालिदैन के इस्तेमाल में था। दूसरी जानब बच्चियों का कमरा था। उन कमरों में अटैच बाथ भी था। बच्चियों का कमरा खासा खुला था। एक तरफ दोनों के बेड लगे थे, उसके सामने बच्चियों के कपड़ों की अलमारी थी। सामने के हिस्से में कालीन बिछाकर खिलौने की रैक और एक छोटा सा खेमा लगा था। ये खेलने की जगह थी। बच्चियां खेमे में बहुत खुशी से खेलती थी। उसमें टॉर्च लाइट और कुछ खिलौने थे। नीचे एक नरम गद्दा बिछा हुआ था। बच्चियों के बिस्तर ठीक करने और उनको ब्रश करवाने के बाद उनके बिस्तर पर लटा दिया। हानिया को सोने का इरादा नहीं था, बल्कि वो कहानी सुनना चाहती थी। मैंने एक कहानियों की किताब खिलौने के रैक से निकाली जो हानिया की पसंदीदा थी और उसमें से कहानी सुनाने लगी। इस दौरान मैं शाइना सो गई थी। हानिया को शब्द खैर कहकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और नीचे आ गई। घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थी। मुझे कुछ भूख लग रही थी। मैंने फ्रिज में झांका तो पास्ता और एक पिज़्ज़ा मौजूद था। मैंने पिज़्ज़े के 2 स्लाइस काटे और गर्म करने ओवन में रख दिए। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे घबराहट सी होने लगी तो माँ को फ़ोन मिलाया। उनसे बात करके काफ़ी सुकून महसूस हुआ। उनसे अपनी घबराहट का जिक्र किया तो वो बोली, अक्सर नई जगह पे ऐसा होता है। दिन में जहाँ कोई उलझन नहीं होती वहाँ रात में अजीब सी अजनबियत महसूस होती है। तुम परेशान ना हो। 2 घंटे में घर वाले आ जाएंगे तो तुम आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार में जाग रही हूँ। ये बात सुनकर मुझे भी हौसला हुआ। वाकई में खामखा घबरा रही थी। खून बंद करके मैं वहीं खड़ी सोच रही थी कि अचानक अमन की बीक हुई और मैं उछल पड़ी। ओहो, मुझे क्या हो गया है, मैंने खुद कलामी की और ओवन से पिज़्ज़ा निकालकर फ्रिज से एक सोडा कैन लेकर लॉन्च में आ गई। टीवी लगाने के लिए जब रिमोट के लिए नज़र दौड़ाई तो वो कहीं नज़र ना आया। मैंने सोफा, कुशन, मेज़ के नीचे हर जगह तलाश किया, मगर उसे ना मिलना था ना मिला। थक कर मैं सोफे पे बैठ गई और पिज़्ज़ा खाने लगी। अभी मैंने 2-3 नवाले ही खाए होंगे कि मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी।
मैंने प्लेट मेज पर रखकर सीढ़ियों के पास आकर कान लगाया। उसी वक्त दोबारा हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ये दोनों अभी सोई नहीं हैं, मैं दिल में कहती हुई ऊपर आ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि मुझे याद पड़ता था कि मैं उसे बंद करके गई थी। मैंने आसपास से दरवाज़ा खोला। कमरे में नाइट लैंप की नीली रोशनी फैली हुई थी। छोटी बेटी शाइना अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थी, लेकिन हानिया का बिस्तर खाली था। मैंने नज़र घुमाई तो खैमा में रोशनी नजर आई, साथ ही बच्ची का साया भी था। मैं खैमा की तरफ गई और नीचे बैठकर उसे खोलने लगी। हानिया, साथ ही मैंने धीरे से कहा, अब भी मैं यहाँ हूँ। मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई। मैंने बैठे बैठे गर्दन घुमाकर देखा तो हानिया बेड के नीचे थी। उसने इशारा किया कि वो खैमे में नहीं है। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैंने आगे बढ़कर खैमा खोल दिया, उसमें कोई नहीं था। टार्च जल रही थी। मैं घबराकर उठ खड़ी हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने शाइना को सोए हुए ही गोद में उठाया और हानिया का हाथ पकड़कर नीचे उतरती चली गई, मगर हानिया ने हाथ छुड़ाकर वापस ऊपर की तरफ जाना चाहा। मैंने उसे रुकने को कहा। शाइना को सोफे पर उठाकर मैंने उसे बुलाया। मैं वापस जा रही हूँ सोने के लिए, उसने कहा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो लारा थी, मेरी फ्रेंड, इमेजिनरी फ्रेंड। उसने कहा तो मैं सन्नाटे में रह गई। तुम बिस्तर के नीचे क्यों थी? मैंने परेशानी से पूछा। उसकी मामा आ गई थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, डराती हैं, वो नॉर्मल अंदाज में बता रही थी। मेरा दिमाग चकरा रहा था। खैमा में ज़रूर कोई था। कौन था वो, या मेरा बहन था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इस दौरान हानिया ऊपर चली गई और मैं साकत बैठी छोटी को देखती रह गई। जो कुछ भी था उसका वास्ता ऊपर की मंजिल से था। मेरा बहन था, यह हकीकत हानिया को नीचे ले आती हूँ जब तक उनके वालिदैन नहीं आ जाते। ये सोचकर मैं एक नज़र सोई हुई शाइना पर डालकर ऊपर जाने लगी। राहदारी रोशन थी। दाएं जानिब के कमरे का दरवाज़ा खुला था। ये वही कमरा था जहाँ अहमद साहब की वादा रहती थी। ये कमरा उस दिन से हमेशा के लिए मुकफ़िल किया जाता था। जब से छोटी बेटी शाइना वहाँ बातें करने लगी थी। ये दरवाज़ा क्यों खोल दिया हानिया ने? ये सोचती मैं कमरे के पास आ गई। हानिया, कहाँ हो आप? मैंने आवाज़ दी, साथ ही दरवाज़ा खोला। कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट का बटन तलाश किया। बटन दबाते हुए मैंने अलमारी में आहट सुनी। कमरा खाली था। कमरे के वस्त में बेड बिछा था। उसके सामने वाली दीवार में एक बड़ी खिड़की थी। बेड की दूसरी तरफ एक दीवार ढेर अलमारी थी। आहट वहीं से सुनाई दी थी। मैं परेशानी से अलमारी की तरफ गई। हानिया, आप यहाँ हो? मैंने उसके हैंडल को छुआ। उसी वक्त मेरे पाँव पर किसी ने हाथ रखा। हानिया हमेशा बेड के नीचे छुप के खेलती थी। मैंने देखे बिना कहा, ये खेलने का वक्त नहीं है। उसी दम पीछे से आवाज़ आई, अभी मैं यहाँ हूँ। मैंने झटके से मुड़कर देखा तो हानिया दरवाजे में खड़ी थी। तो ये हाथ किसका था? मैंने नीचे देखा तो एक सफ़ेद सा बाजू नजर आया और मेरे हलक से चीख निकल गई। मैं बुरी तरह दौड़ती हुई नीचे आ गई। हानिया मेरे साथ थी। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। चलो बच्चों, हमें जाना होगा अभी, मैंने हानिया से कहा और शाइना को उठाना चाहा, मगर सोफ़ा खाली था। शाइना वहाँ नहीं थी। शाइना के गायब हो जाने से मेरी हालत गैर हो गई। मैं चीख कर उसे आवाज़ें देने लगी। हानिया भी डर गई थी। मुझे कोई जवाब ना मिला तो मैं सोफे पे गिरकर रोने लगी। मेरा जहन माफ हो गया था। हानिया मुझसे लड़कर रोने लगी थी। उसे रोता देखकर मैंने खुद को संभाला। मुझे हिम्मत करनी होगी। ऐसे कुछ नहीं हो सकता था। मैं इन बच्चों की निगरान थी। मैंने कुछ नहीं होने दे सकती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बच्चियों की हिफाजत करनी होगी। मैंने आंसू पोंछ डाले। हानिया को साथ लिपटा लिया, उसको तसल्ली दी और कहा कि हमें शाइना को ढूंढना है। हम उसे पूरे घर में तलाश करेंगे। वो कहीं नहीं जा सकती, वो यही होगी, इसी घर में। ये सब समझाने के बाद हमने शाइना को ढूंढना शुरू कर दिया। नीचे ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च के अलावा एक स्टडी रूम भी था। मैं वहाँ गई। हानिया भी मेरे पीछे पीछे थी। पूरा कमरा खाली था, वहाँ कोई ना था। मैंने शाइना को आवाज़ दी मगर कोई जवाब न मिला। हानिया बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे ही बाहर आ गई थी। मैंने सोचा फ़ोन करूं और मिसेज अहमद को ये सब बताऊं, मगर वो मेरी बात का यकीन ना करती और शाइना का ख्याल ना रखने के लिए उल्टा मुझे सर्जनिश करती।
میں نے شائنا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں اپنی دادی اماں کے کمرے میں تو نہیں چلی گئی؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کمرے میں ہی وہ ہاتھ دکھائی دیا تھا۔ اگر بچی کو اگر کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہ کرتی۔ میں سیڑھیوں کے قریب آئی، اسی وقت مجھے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز اوپر سے ہی آ رہی تھی۔ شائنا، وہ اوپر تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ ہانیہ مجھے روکنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے وہیں رکنے کا کہا اور خود اوپر چڑھنے لگی۔ راہداری بالکل سنسان پڑی تھی۔ میں وہیں کھڑی سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ اسی وقت میں نے دوبارہ رونے کی آواز سنی۔ آواز بالکل مدھم سی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے قریب آئی۔ وہی خوفناک کمرہ۔ میں نے دروازے سے کان لگایا۔ آواز اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ہینڈل گھمایا، مگر وہ نہ گھوما۔ دروازہ لاک تھا۔ میرا سر بھاری ہونے لگا۔ یہ دروازہ کھلا تھا جب میں اور ہانیہ نیچے بھاگے تھے، مگر اب یہ لاک تھا اور چھوٹی بیٹی شائنا اندر تھی۔ اسے کھولنا ہوگا۔ میں نے زور زور سے دروازہ دڑدڑایا، مگر وہ نہ کھلا۔ رونے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ میں نے چابی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ اسی وقت راہداری کے آخری حصے میں مجھے وہ خطرناک روح نظر آئی جو شاید لارا کی ماں تھی۔ اس منظر کی یاد مجھے عمر بھر دہلاتی رہے گی۔ وہ ایک عورت تھی، مگر اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ آنکھیں بالکل سفید اور لباس مٹیالہ جس پہ خون کے دھبے سیاہ ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور خوف سے میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ زمین پہ نہیں تھی بلکہ چھت سے لگی تھی۔ اس کے پاؤں ہوا میں تھے۔ اسی وقت ہانیہ بھی اوپر آ گئی۔ اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ہانیہ ایک جھٹکے سے اس میں چلی گئی۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، میری چیخ گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں دروازے کی طرف بھاگی۔ اسی وقت وہ میرے کان کے قریب چلائی۔ لیو اس الون، ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ تو میرے پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں ہوا میں اڑ کر سیڑھیوں سے ٹکرائی اور لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ میرا سر ریلنگ سے ٹکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری آواز جو میں نے سنی وہ ہانیہ کی چیخ کی آواز تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، یہاں تک کہ واقعات عالیہ نے مجھے سنائے۔ ہم جب کھانے کے بعد گھر پہنچے تو گاڑی سے نکلتے ہی ہمیں ہانیہ کی چیخیں سنائی دی۔ میں اور میری شوہر گاڑی بند کرنا بھول کر گھر کے اندر بھاگے۔ دیکھا تو عالیہ سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ہانیہ اور شائنا اوپر چلا رہی تھی، ساتھ ہی دروازہ پیٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ عالیہ کی حالت کافی خراب تھی۔ میرے شوہر نے ایمبولینس کو فون کیا اور میں اوپر بھاگی۔ اوپر پہنچی تو دیکھی میری ساس کے کمرے میں بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر دونوں بچیاں بند تھیں۔ رو رو کر برا حال تھا۔ ہانیہ کے بائیں گال پہ نیل پڑا تھا اور ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ شائنا زمین پہ لیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ میں نے اسے گود میں لیا اور نیچے آ گئی۔ عالیہ کے لیے ایمبولینس آ گئی تھی، وہ ابھی تک بے ہوش ہی تھی۔ ہانیہ اسے دیکھ کر آپی چلانے لگی۔ آپی کو کیا ہوا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب ہسپتال چلے گئے۔ عالیہ کی والدہ کو اطلاع دے دی گئی تھی، وہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ عالیہ کو گہری چوٹیں نہیں ہیں، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور ہانیہ کو بھی دعا دی گئی۔ ہانیہ نے مجھے بتایا کہ دادی اماں اسے کمرے میں لے گئی تھی اور شائنا کو بھی۔ ہم نے وہاں یہی کہا کہ دونوں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ شائنا کے پاس جو ڈائری تھی وہ میری ساس مرحومہ کی تھی۔ اس کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں کئی سال پہلے ایک ماں بیٹی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو قاتل کا سراغ نہ مل سکا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ باپ ہی ان دونوں کا قاتل تھا۔ ان کی روح اب تک وہی تھی، وہ وہاں کسی کو بعد نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری ساس نے ایک روحانی عمل کے ذریعے ان کو اپنے کمرے تک محدود رکھا تھا، مگر ان کی وفات کے بعد وہ بچیوں پہ حاوی ہونے لگی تھی۔ دوسرے روز عالیہ نے جب یہ سب واقعات سنائے تو مجھے اپنی ساس کی بات یاد آئی
कि यहाँ से चले जाना, यहाँ मत रुकना। आलिया ने जो किया मैं उसका बदला नहीं दे सकती थी, उसने अपनी जान को खतरे में डाला था। हमने उसी हफ्ते मकान बदल लिया। उस अरसा भी मैं बच्चों के साथ एक मिलने वालों के घर में रही। मेरी बच्चियां और आलिया आज भी बहुत अच्छी दोस्त हैं और आलिया और उसकी वादा हमारे घर के फर्द की तरह हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।